पिछली क्लास में हम लोग मेच्योर हड़प्पन फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे थे। हमने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी। उन फीचर्स को अब हम पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ये एक पिक्चर है। एक वेल दिख रही होगी। तो इस तरह के वेल्स पूरे हड़प्पन साइट्स पे, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर एक साइट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इसकी जो सरफेस है ये ब्रिक की बनी हुई है। ऐसे वेल्स को कहते हैं ब्रिक लाइंड वेल्स, क्योंकि इसकी सरफेस ब्रिक्स के बने हुए थे। तो जब जमीन पे गड्ढे किए जाते थे और उन गड्ढों में मैनुअली ब्रिक से प्लास्टर कर दी जाती थी, और कुछ ऐसे बिटुमेन यूज किए जाते थे जो वाटर प्रूफिंग का काम करते थे। तो इस तरह से वेल्स को बनाया जाता था। ये वेल्स ज़्यादा गहरे होते नहीं थे, क्योंकि बहुत जल्द ही ऊपर की सरफेस पे ही वाटर अवेलेबल हो जाती थी। सेकेंड पिक्चर जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेट बाथ की है, और ये डिस्कवर्ड हुई है मोहनजोदारो से। तो दिस इज द ग्रेट बाथ। ये डिस्कवर हुई है मोहनजोदारो से। ये स्ट्रक्चर भी, लगभग सारे स्ट्रक्चर्स हड़प्पन साइट्स में आपको ब्रिक के ही मिलेंगे, और वे ब्रिक जो है वो आग में पके हुए ब्रिक होते थे, वेल फायर्ड ब्रिक्स। तो ये सरफेस जो है ये भी ब्रिक्स के बने हुए हैं। सिर्फ ब्रिक की सोलिंग की हुई है, और सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से आप दूसरी साइड भी जा सकते हैं। तो पॉसिबली इस स्ट्रक्चर की यूज रिलीजियस पर्पस के लिए होती थी। और आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में इस तरह के वेल्स बने हुए रहते हैं, जहाँ पे लोग या तो डुबकी लेते हैं या जो जल चढ़ाते हैं। तो इन वेल्स या इन पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर से वो आज भी वाटर यूज करते हैं फॉर रिलीजियस पर्पसेस। सो पॉसिबली यहाँ पे रिलीजियस बाथिंग के लिए या रिचुअल्स बाथिंग के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज की जाती रही होगी। थर्ड फिगर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो हड़प्पन ग्रेनरीज है। तो ये स्ट्रक्चर हड़प्पा से मिली है, और ये ग्रेनरी की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप 6 कॉलम्स ऑफ ग्रेनरीज देख रहे हैं, जहाँ 2 रोज ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ 6 रो ग्रेनरी आप देख रहे हैं। और ये जो अगर इसको कंबाइन करेंगे एरिया, तो लगभग इतनी ही बड़ी एरिया ग्रेट ग्रेनरी की जो मोहनजोदारो से हमें देखने। ये टाउन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये धोलावीरा में एक स्टेडियम मिली थी, धोलावीरा स्टेडियम। और करंट कैपेसिटी जो यहाँ पे एस्टिमेट की गई है वो लगभग 10,000 लोगों के बैठने की यहाँ पे कैपेसिटी है। सो इट वाज पॉसिबली यूज्ड फॉर रिलीजियस गैदरिंग और सम सॉर्ट ऑफ फेयर, और या फिर कुछ स्पोर्ट्स भी अगर होते रहे होंगे तो उसके लिए ये शायद यूज की जाती थी। नीचे जो देख रहे हैं ये एक माउंट पे आप एक स्तूपा लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो ये एक्चुअली में स्तूपा ही है, बुद्धिस्ट स्तूपा है। और ये स्तूपा आपको मिलेगी मोहनजोदारो में। सो ऑन वन ऑफ द माउंट्स देयर इज ए बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ कुशाना एरा, ऑफ कुषाण पीरियड। तो कुषाण पीरियड की एक बुद्धिस्ट स्तूपा है मोहनजोदारो के एक माउंट पे। और पाकिस्तान की करेंसी की जो बीच की नोट है, वहाँ पे उस करेंसी में ये स्ट्रक्चर है बनी हुई। सो बुद्धिस्ट स्तूपा डिस्कवर हुई है कहाँ से? मोहनजोदारो से। राइट साइड में आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, और आपको देख के समझ में आ रही होगी कि ये एक तरह की ड्रेनेज की स्ट्रक्चर है। तो हर एक घर से एक ड्रेन वेल निकलती थी, जो उसके जो नैरो लेन है उसमें इंटर करती थी, और नैरो लेन से वो सेकेंडरी लाइन में चली जाती थी, और सेकेंडरी लाइन से वो फाइनली जो मेन सुवेर है उसमें चली जाती थी।
ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में। खास बात ये है कि ये जो ड्रेनेज है ये भी ईंट की बनी हुई है, इसकी पेवमेंट भी ईंट की है। और यहाँ पे स्टोन स्लैब से इसको ढका जाता था, या ब्रिक स्लैब से भी ढका जाता था। ये नीचे जो डॉकयार्ड देख रहे हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये लोथल डॉकयार्ड की बात हो रही है। और ये डॉकयार्ड लाइक स्ट्रक्चर हमें लोथल में मिली है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। मैप में हम इसको देखेंगे, इस इन साइड्स को मैप में देखेंगे तो वहां से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। फिर ये स्ट्रीट स्ट्रक्चर है, ग्रिड लाइक पैटर्न में जो स्ट्रीट्स बनाई गई थी। तो ये लगभग आप देखेंगे ये मेन स्ट्रीट है जो लगभग 9 मीटर की विड्थ में है। और ये स्ट्रक्चर्स आगे चल करके सेकेंडरी स्ट्रीट्स में या सेकेंडरी लेन्स में कनेक्ट होती है। और वहाँ से ये सेकेंडरी लेन से ये फिर नैरो लेन में कनेक्ट होती है। और नैरो लेन में आप देखेंगे अंदर चल के लोगों के मकान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ सील्स हैं। सील्स 9 तरह के सील्स हमें हड़प्पन साइट से डिस्कवर हुए हैं, जिसमें आप मोटिव्स देख सकते हैं। तो ये अ, एक मेल बाइसन की मोटिव, और कुछ आपको यहाँ पे रिटन अल्फाबेट रिटन लेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मोटिव्स में कहीं कहीं जो सील्स मिले हैं उसमें किसी किसी सील्स में मोटिव्स हैं, पर कैरेक्टर लिखे हुए नहीं है, या किसी किसी सील्स में सिर्फ कैरेक्टर है, उनमें कोई मोटिव्स नहीं है। तो based on the design and based on the materials, we have 9 different types of seals discovered at various Harappan sites. ये हम to बुल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सील्स में। सील्स में इंस्क्राइब की गई है हम to बुल स्ट्रक्चर। और कुछ ऐसे सील्स हैं जैसे ये आप देख रहे हैं कि होर्न्ड डेटी है। होर्न्ड डेटी है, इसको ही पशुपति सील के नाम से जाना जाता है। अब होर्न्ड डेटी दो फॉर्म में हमें देखने को मिली है हड़प्पन सील्स। एक तो वेल ऑर्नामेंटेड है जो पशुपति सील के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, और दूसरे और वो जनरली सिटिंग पोस्चर में है। वहीं एक होम डेटी ऐसे भी हैं जो हमें स्टैंडिंग पोस्चर में भी देखने को मिले हैं। और डिफरेंस ये भी है कि जो पशुपति सील है, दे आर सराउंडेड बाय different animals. We have antelopes at the feet, and we have a bull, tiger, elephant, and rhinoceros surrounding the deity. वहीं दूसरी तरह की ये सील है, दूसरी तरह की ये फिगर है जो जिसमें एक तरह की हेड ड्रेस या हॉर्न हमें देखने को मिलती हैं सिमिलर टू पशुपति सील्स। एंड दिस फिगर इज बेसिकली इडिफैलिक, मीन्स दे आर रिप्रेजेंटेड नेकेड। And we have different types of figurines, human figurines, and uh, it seems that they are gathered for some sort of ritualistic activities. उसके बाद हमें अलग अलग साइट से, लगभग सारी साइट से, कई तरह के टेराकोटा स्ट्रक्चर्स, टेराकोटा फिगराइंस देखने को मिले हैं और टेराकोटा आर्टिफैक्ट देखने को मिले हैं। जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो बैंगल्स हैं, terracotta bangles, terracotta figurines, human figurine, female figurine, animal figurines. We have different types of monkeys, different types of animals, different including monkeys, rhinoceros, elephant, different types of human figures, different types of feminine figures, and we have some terracotta discs which represent a sort of game still played in India, पिट्ठू, जिसमें आपको याद होगी, अगर आपने खेला है बचपन में, एक बॉल होती थी जिसमें इसको गिराया जाता था, और फिर बाद में इसको कलेक्ट करके इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता था। तो इस तरह की गेम नॉर्थ इंडिया में आज भी कहीं कहीं खेली जाती थी।
तो possibly it represented this sort of game in Harappan times. And we have terracotta figurines of masks also, human masks also. The actual purpose, actual function of this mask is still not known to us. And we have terracotta figurines of this bullock cart, and you can clearly see on the basis of this design, the wheel is a solid wheel, और दो ही व्हील है, यानी कि एक तरह की बैलेंसिंग यहाँ पे टेक्निक डेवलप कर ली गई थी। मेसोपोटामिया के जो कार्ड्स हैं वहाँ पे चार व्हील्स के कार्ड्स हैं, बट हड़प्पन कार्ड्स आर टू व्हील्ड ओनली। सो टेक्नोलॉजिकली आप देखेंगे तो इस एटलीस्ट इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में हड़प्पन्स ने काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली थी। Then we have different types of potteries also, some plain and some designed. There are different forms of artworks, different forms of figures designed on the potteries, painted on the potteries. We have different shapes, we have different sizes, and potteries were produced and used for many purposes, various purposes, and there was mass production of potteries and other artifacts. This mass production is happening for the first time in the Indian subcontinent during the Harappan civilization. इससे पहले न्योलिथिक में पॉटरीज डेवलप की गई थी, बट वो मास प्रोडक्शन के लेवल पे हमें वो देखने को नहीं मिली। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पॉटरीज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हड़प्पन कल्चर में। पॉटरीज, प्लेन पॉटरीज भी मिली हैं और पेंटेड पॉटरीज भी मिली हैं। सो दैट depends on the utility and the social structure in the society. Most prominent sections or the rich sections used are well polished, fine potteries. And the characteristic pottery of Harappan civilization is red sliped with black design। तो ये टिपिकल पॉटरी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होती थी। ये जो पॉटरी देख रहे हैं, ये रेड स्लिप्ड पॉटरीज है, यानी कि एक स्लिप पेंट नहीं की जाती थी रेड कलर से, एक लेप लगाई जाती थी और उसको फिर गर्म करके ऊपर से उसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर में डिजाइन्स बनाए जाते थे। सो डिजाइन्स वर मोस्टली ज्योमेट्रिकल एंड देयर वर नॉन ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स आल्सो। देयर वर डिफरेंट designs of animals, birds and human beings also। और ये बीड्स आप देख रहे हैं, सो बीड्स को पॉसिबली नेकलेस की तरह यूज की जाती थी, और कई तरह के बीड्स बनाए जाते थे, कई तरह के नेकलेसेस बनाए जाते थे, और काफ़ी खूबसूरत डिजाइन भी नेकलेसेस की हुआ करती थी, बीड्स की हुआ करती थी। आप देख ही सकते हैं इस फिगर में, और आगे जो फिगर्स हैं, इन सारे फिगर्स में आप देख सकते हैं कितने तरह के स्टोन्स यूज की जाती थी बीड्स को बनाने में। और कई तरह के नेकलेसेस, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स एंड हेड गियर्स, so many types of jewelries were being produced and used in the Harappan civilization by the Harappan people। निश्चित रूप से सिंपल ज्वेलरी जो नॉर्मल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होंगे वो यूज कर रहे होंगे, और जो आप देख रहे हैं एडवांस टाइप की ज्वेलरीज, वो रिचर सेक्शन यूज कर रहे होंगे। So this use of jewelry also shows social stratification in the society। और ये कुछ फिगर्स हैं जो, जिसको इसको बियर्डेड प्रिस्ट के नाम से इसको जानते हैं, और ये स्टीटाइट फिगर है, बियर्डेड प्रिस्ट है, और ये स्टीटाइट की बनी हुई है। स्टीटाइट एक तरह की स्टोन होती है। और एक डांसिंग गर्ल की इमेज है, डांसिंग गर्ल की इमेज है, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है।
ये दोनों ही फिगराइन हमें मेसोपोटाम सॉरी मोहनजोदारो से डिस्कवर हुई। मोहनजोदारो से ये दोनों ही चीजें मिली हैं हमें। तो कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेती है क्वेश्चन, खास करके स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम्स में, कि कौन सी डिस्कवरी कहाँ से हुई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो बियर्डेड प्रिस्ट है और डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज की, तो वो कहाँ से डिस्कवर हुई है। और कभी कभी मटेरियल्स के बारे में भी पूछ लेती है। तो स्टेटाइट की बनी हुई है बियर्डेड प्रिस्ट, और जो गर्ल है डांसिंग गर्ल है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो पिक्चर को आप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक काफी समृद्ध सिविलाइजेशन है थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें कई तरह के टाउन स्ट्रक्चर्स, कई तरह की जो अ, मतलब एक खास तरह की टाउन स्ट्रक्चर और कई तरह के आर्टिफैक्ट, सील्स एंड सीलिंग्स एंड वेट्स एंड मेजर्स भी इंक्लूड, आई थिंक इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको समझेंगे कि जैसे वेट्स एंड मेजर्स के लिए हमें कई तरह के क्यूब्स एंड क्यूबिकल्स मिले हैं। तो एक परफेक्ट शेप में क्यूब्स बने हुए हैं, और डिपेंडिंग ऑन द देयर रिस्पेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स, सो हर एक रेशियो में ये क्यूब बने हुए हैं। छोटे से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई के लिए ये वेट्स यूज कर किए जा रहे थे, जो एक बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी पैटर्न में, एक बाइनरी रेशियो में डिस्कवर हुई है कई सारे हड़प्पन साइट्स। सो एक तरह की स्टैंडर्डाइजेशन भी हमें वेट्स एंड मेजर्स में देखने को मिलती है। सो मूविंग ऑन टू आवर टूडेज लेक्चर, we will be discussing today about the extent of the Harappan civilization and the economy that survived, that sustained this Harappan civilization for more than 700 years. So, economy, obviously, economy is the backbone of any civilization or any settlement. Without economy, such civilization, such large extensive civilization could not be sustained for 700 years. So economy was definitely the backbone of the Harappan civilization, and within economy, the main strength of the economy or the backbone of the economy was trade, not external trade, but the internal trade, and that we will understand very soon. But before the economy, let's discuss about the extent of the Harappan civilization. So Harappan civilization was the world's largest and most advanced civilization. और इसकी एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में आप देख सकते हैं ये सिविलाइजेशन फैली हुई है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इस एक्सटेंसिव एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। If we compare it with the world and the mainland Indian geographical area, it turns out to be almost one third of the Indian mainland. Indian mainland is extended up to 3.2 million square kilometer. So it is definitely almost one third of the Indian mainland. और अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इस बात से हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सटेंट की हमें झलक इस बात से दिख जाती है कि अभी जो करंट मॉडर्न कंट्रीज हैं, तो उनमें से सिर्फ 20 ही कंट्रीज आउट ऑफ ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड,
only 20 countries are bigger than or larger than the Harappan civilization. So definitely Harappan civilization was a wide spread and it was extended to a large area. And to survive this large extensive area, a close integrated economic structure must have been there. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न लिमिट है, नॉर्दर्न लिमिट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ये जो मंदा देख रहे हैं, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये मंदा, ये नॉर्दर्न एक्सटेंट है। वहीं साउदर्न एक्सटेंट इस मैप में आप यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, एक दाइमाबाद जगह है जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो लेट कैलकोलिथिक कल्चर्स हैं उसमें दाइमाबाद पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। सो इट वाज द, इट came into existence, not existence but it adopted Harappan cultures in the late Harappan phase after the decline of urban phase. वहीं ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन देखे तो राखी गढ़ी के बाद जो गंगा यमुना दोआब आप देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, तो इसके बीच आप मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक आलमगीरपुर जगह है। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। ईस्टर्न एक्सटेंट वहां तक मानी जाती थी। इनिशियली आलमगीरपुर को लेट हड़प्पन फेज के साथ एसोसिएट करके देखी जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो नई चीजें, नई एविडेंसेज आई हैं सामने, उसके बेसिस पे अब ये मानी जाती है कि आलमगीरपुर मेच्योर हड़प्पन फेज में ही इमर्ज हुई थी। और जो वेस्टर्न मोस्ट इंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो सुध का गेंडोर है, साउदर्न बलूचिस्तान सिंध रीजन में ये सुध का गेंडोर है। सो नॉर्दर्न लिमिट मंदा, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी में, और वेस्ट में सुध का गेंडोर। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सटेंट है। एक आइसोलेटेड साइट है अफगानिस्तान में, सुरतुगई। तो सुरतुगई has all the characteristic features of a mature Harappan phase. So earlier it was thought to be a site which had associations with mm, Harappan civilization. But the discoveries at Sortugai, the Harappan artifacts, Harappan seals, and all other features of Harappan civilization were discovered at Sortugai, and now it is believed that it is understood that Sortugai is not a site that belonged to Harappan civilization, but was actually a site of the Harappan civilization. तो सोरतुगई की कोई मतलब किसी तरह की एसोसिएशन नहीं, बल्कि एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक वो साइट है सोरतुगई। सो अगर नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन देखें तो हम सोरतुगई तक मान सकते हैं, लेकिन फिर इस बीच में हमें उस हिसाब से हड़प्पन साइट्स नहीं मिलते। So Sortoghai can be understood as a trading outpost of Harappan civilization, and possibly these Harappan people moved to this place and started a trading colony or trading outpost.
और सुरतुगई की लोकेशन देखेंगे तो ये लैपिस लजूली, लैपिस लजूली माइंस के आसपास इसकी लोकेशन है। तो पॉसिबली यहाँ से लैपिस लजूली को और की रिसोर्स, लैपिस लजूली रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट की जाती थी और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लाई जाती थी। सो इट वाज पॉसिबली अ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सेंटर। अब एक और चीज है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इकोनॉमी, हड़प्पन इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। तो उसके लिए एक स्लाइड मैं बना लेता हूँ वो भी। मैप में आपने देखा ही है कि जो मैक्सिमम हमारे हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। ऑलमोस्ट ऑल द हड़प्पन साइट्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में कि जब हम जियोलॉजिकल कंडीशन को देखते हैं या ज्योग्राफिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल को देखते हैं, तो ये रीजन्स आर नॉट सो ह्यूमिड। दीज रीजन्स आर सेमी एरिड। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल की प्रोफाइल को देखते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो रेनफॉल भी इंक्रीज करती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में उतनी रेनफॉल होती नहीं है। So that makes this region semi-arid. And because of this aridity, the groundwater is also saline, saline groundwater। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सेमी एरिडिटी है और ग्राउंड वाटर भी सलाइन है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सेटलमेंट क्यों बसाया गया? सोचने वाली बात है। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट डाइवर्स रीजन है। अगर थोड़ी सी हम लोग ईस्ट मूव कर जाते हैं तो हमें एलुवियल प्लेन से डायरेक्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन में हम एंटर कर जाते और वहाँ पे ओब्वियसली इजिली हम एग्रीकल्चर कर सकते थे और सेटलमेंट भी इजिली वहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती। ना पानी की दिक्कत होती, फ्रेश वाटर भी यहाँ पे हमें मिल जाते। पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल होने के पीछे क्या लॉजिक रही होगी? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी आस्क्ड इन perhaps 2013 or 2015. So, so the question was, explain why most of the Harappan settlements were concentrated in the semi-arid region with saline groundwater. Most of the Harappan settlements semi-arid region with saline groundwater में क्यों concentrated थे, क्यों वहाँ पे settlement बहुत ज़्यादा थे? तो इसके पीछे जो कारण थी वो हम यहाँ की डाइवर्स इकोलॉजी में देखते हैं। डाइवर्स इकोलॉजी कुछ कारण हैं जो हमें समझ में आते हैं।
तो उन रीजन्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि हम इस सिविलाइजेशन के एक्सटेंट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली एक एक सब कॉन्टिनेंटल शिप इस सिविलाइजेशन की थी। मॉडर्न कंट्रीज में बस 20 कंट्रीज ही आउट ऑफ 200, आउट ऑफ मोर देन 200 कंट्रीज, ओनली 20 कंट्रीज आर बिगर देन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ऑब्वियसली इसकी लार्ज एक्सटेंट थी, लार्ज ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन थी। और ये लार्ज ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की वजह से जो ये इसमें जो इकोलॉजी थी वो डाइवर्स इकोलॉजी थी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन। फिर हम पंजाब की तरफ आते हैं, तो पंजाब के पास हमें एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, विच इज फर्टाइल प्लेन, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और क्वेटा वैली, बलूचिस्तान, यहाँ के एरियाज में हमें मिनरल्स मिलते हैं, बिकॉज दीज आर हिली रीजन्स, माउंटेनस रीजन्स, प्लेट्यूज है यहाँ पे। सो दीज रीजन्स गिव मिनरल्स। तो जब हम इसके वास्ट ज्योग्राफिकल रीजन को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ की इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और इस डाइवर्स इकोलॉजी की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो दैट मस्ट बी वन ऑफ दिस रीजन्स। Second reason is adaptation to the climatic conditions or adaptation to the environment. Environmental adaptation. So it was their strategy to settle at these regions. अब फिर से देखो, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो भी कम होगी, लो फॉरेस्ट डेंसिटी, यानी कि जंगल की सघनता, डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। तो ऐसे एरियाज को क्लियर करना आसान रहा होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास टूल्स हैं वो कॉपर और ब्रॉन्ज के ही टूल्स हैं। और उन कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स से जंगल की कटाई हो तो सकती है, पर अगर बहुत ज़्यादा सघन जंगल हो तो ये कॉपर के टूल्स या ब्रॉन्ज के टूल्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। उनके लिए हमें चाहिए आयरन की टूल्स, जो कि हम 1000 BC ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, और वहाँ पे फिर हम एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखते हैं गंगेटिक वैली में। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉन्ज टूल्स ही बना पाए हैं। और ब्रॉन्ज टूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो उससे जंगल की सफाई बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। तो अगर जंगल ज़्यादा सघन नहीं है, इफ देर इज लो फॉरेस्ट डेंसिटी, then it can be cleared with the copper or bronze tools, bronze axes and other tools. So that must be one of the reasons why they settled in the northwestern regions, because of their technological limitation. दूसरी बात, ये रीजन सेमी एरिड रीजन है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड नहीं होती, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंट फ्लड नहीं होती है, सीजनल फ्लड होती है। लोगों को पता है कि किस सीजन में कब पानी यहाँ पे आएगी और कब पानी चली जाएगी। तो ऐसे में फ्लड को प्रेडिक्ट करना आसान रहा होगा यहाँ पे लोगों को, जिसकी वजह से वो प्लान कर पाए अपने एक्टिविटीज को, जैसे एग्रीकल्चर को प्लान कर पाए, और फ्लड वाटर इरिगेशन को वो यूटिलाइज कर पाए। सेलाइन ग्राउंड वाटर की समस्या को उन्होंने ओवरकम किया, क्योंकि उनकी जो पीने की पानी की समस्या रही होगी, वो
फ्रेश वाटर जो रिवर वाटर से वो यूज करते होंगे, रिवर वाटर वो यूज करते थे पीने के लिए। और जो जो रेनफॉल और जो वाटर कंजर्वेशन उनकी प्लानिंग है। और जो वेल्स हमने देखा था, तो वेल से ज़्यादा गहरे वेल्स उनको खोदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर से ऊपर की लेवल में ही उन्हें वाटर अवेलेबल हो जाती थी पीने की पानी। जो फ्रेश एक्वीफर होते थे रेनफॉल के बाद, एक्वीफर की रिचार्ज हो जाती थी, तो इन एक्वीफर्स को ही वो यूज कर लेते थे पीने के पानी के लिए। तो ग्राउंड वाटर भले ही सेलाइन थी, बट देयर जो पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो सरफेस वाटर से वो यूज कर लेते थे। सो इट वाज नॉट देयर लिमिटेशन बट देयर एडेप्टेशन in these regions which led to continuation of this civilization। और तीसरी चीज हम ट्रेड में देखते हैं, ट्रेड में। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक गानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, आहार बानस कल्चर है। सो दिस आहार बानस कल्चर सप्लाइड एग्रीकल्चरल सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स and Ganeshwar Jodhpura culture we have seen in the Chalcolithic phase that Harappans had this close trade relation with Ganeshwar Jodhpura, and it was Ganeshwar Jodhpura was known for its metal production, metal crafts, and metal experimentation, its metallurgy. So Ganeshwar Jodhpura culture supplied the required materials or raw materials or finished goods to the Harappans, which could be further traded with आउटर रीजन्स। क्योंकि यहाँ से हम आगे देखेंगे तो अफगानिस्तान है, फिर ईरान में ईरान चले जाते हैं, और उसके बाद हम फिर या तो सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं या वेस्ट एशिया भी जा सकते हैं। सो दिस हरप्पन सेटलमेंट, दिस सिविलाइजेशन वाज सेटल्ड एट ए क्रॉस जंक्शन बिटवीन सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया एंड साउथ एशिया। So it was more about the planning than their limitation, that why these why most of the Harappan settlements were concentrated in this area which was semi-arid and had saline groundwater। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हड़प्पन इकोनॉमी पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये सिविलाइजेशन इतनी समृद्ध थी, इतनी प्रॉस्पेरस थी, और 700 सालों तक चली, तो इसके पीछे एक समृद्ध इकोनॉमी का होना जरूरी है। बिकॉज इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, एनी सेटलमेंट, एनी पॉलिटी। विदाउट इकोनॉमी nothing can sustain for long। So, if this prosperous civilization was so extensive and continued or survived for 7 long centuries, then there must have been a solid economic backing. And when we analyze the available evidences, we realize that indeed Harappan economy was superb, it was excellent, it was prosperous। अब हड़प्पन इकोनॉमी में 3 एस्पेक्ट बनेंगे। जैसे पहली एस्पेक्ट है हड़प्पन इकोनॉमी में, इस तरह से आप भी एक डायग्राम बनाओ। 3 एस्पेक्ट बनेंगे। पहली, सबसिस्टेंस।
दूसरी क्राफ्ट्स एक्टिविटीज, क्राफ्ट एक्टिविटीज। और तीसरी ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसिस्टेंस, क्राफ्ट एक्टिविटीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। इन तीनों को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली है हमारी सबसिस्टेंस। देखो, सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव इज सबसिस्टेंस। और सबसिस्टेंस को हम यूज करते हैं प्री हिस्टोरिक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कंजम्पशन पैटर्न ही ऐसी है कि वो बेयर मिनिमम के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत ही सिंपल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ना उनमें हम ज़्यादा क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ना ही ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते हैं। और आपने भी देखा होगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड इवन न्योलिथिक में थोड़ी बहुत क्राफ्ट एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं और थोड़ी बहुत ट्रेड भी देखने को मिलती हैं, बट इट वाज मोर ऑफ ए रेसिप्रोकल एक्सचेंज, नॉट वाइड स्केल ट्रेड एंड कॉमर्स एज वी विल सी इन द केस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन. So subsistence was obviously there because there has to be subsistence. लोगों की फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी वो कुछ और भी सोच पाएंगे, कुछ दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कुछ दूसरी कोई दूसरी ऑक्यूपेशन वो अडॉप्ट करेंगे. सो देयर हैज टू बी subsistence. एंड दिस एंड नॉट जस्ट subsistence, but there has to be surplus also, because if there is surplus, then some people will be freed from the burden of food production and they will indulge themselves in some other activities, for example craft production and trade and commerce, and also administration or religious activities. So subsistence has to be fulfilled, subsistence has to be there. And if we look at the subsistence, so this subsistence can be seen in the form of agriculture, in the form of animal husbandry or domestication, in the form of hunting, and they also tapped marine resources wherever available. Fish, tortoise, or shells, etc. जब हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो एग्रीकल्चर वाज गिविंग सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस दे रही थी, यानी कि कंजम्पशन से ज्यादा एग्रीकल्चर रहे, कंजम्पशन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी. सो एग्रीकल्चर वाज गिविंग सरप्लस, एंड this surplus was obtained with the help of development in technology and some innovations in terms of agriculture itself. जैसे कि हम देखते हैं कालीबंगान में हमें प्लोड फील्ड के एविडेंस मिलते हैं, प्लोड फील्ड के एविडेंस मिलते हैं.
कालीबंगान अर्ली हड़प्पन फेज में हमें प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिलते हैं। तो जिससे ये हम इन्फर कर सकते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होती होगी, खेती होती होगी, प्लोइंग होती होगी। और अर्ली हड़प्पन फेज में हो रही थी तो वो मेच्योर हड़प्पन फेज में भी हो रही होगी। इससे हम एटलीस्ट ये इन्फर कर सकते हैं। और प्लॉट फील्ड का मतलब है कि वहाँ पे जरूर ही कहीं ना कहीं प्लो शेयर की भी यूज हो रही होगी। प्लो शेयर मतलब है फाल। जो आप देखते हैं कि ये जो खेती करते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें बनी हुई होती है। तो दिस इज प्लो। Although actual plow or plowshare has not been discovered at any of the Harappan sites, but we have evidence of this plowed field at Kalibangan, and also we have evidence of terracotta models of terracotta models of plowshare। जैसे हमने देखा था अपनी पिछले स्लाइड में, ये जो देख रहे हैं, नहीं ये तो वो लोग काट किए, लेकिन बनावली जो कि हरियाणा में है और बहावलपुर पाकिस्तान में, तो यहाँ से हमें क्लोथ शेयर के टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। एंड वी हैव आल्सो ब्रॉन्ज मॉडल फॉर ऑफ प्लो शेयर आल्सो। So these evidences suggest that plow were used in agriculture। और सरप्लस जो हम एक्वायर कर रहे थे तो उसके लिए हमने इरिगेशन भी डेवलप कर लिया था। और ये इरिगेशन थी फ्लड प्लेन इरिगेशन, नॉट कैनाल इरिगेशन, फ्लड प्लेन इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। और कुछ स्ट्रक्चर्स को कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कैनाल इरिगेशन थी, और एटलीस्ट स्मॉल स्केल ऑफ कैनाल इरिगेशन, बट देयर इज नो सब्सटैंटिव एविडेंस टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। कैनाल इरिगेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक्सटेंसिव रूप से यूज की गई थी। एंड दिस कैनाल इरिगेशन आल्सो डिस्टिंग्विशेस हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन प्लानिंग। बट वी हैव फ्लड प्लेन इरिगेशन। अब फ्लड प्लेन इरिगेशन का क्या मतलब है कि जब भी फ्लड आती है इंडस या उसके ट्रिब्यूटरीज में या घग्गर हाकरा बेसिन, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी रिवर बेसिन्स थे उसमें जब भी फ्लड आ रही थी, खास करके मानसून सीजन में, तो मानसून सीजन में जब वहाँ पे फ्लड आती थी, जब हैवी रेनफॉल होती थी कभी, तो फ्लड की वजह से एलुवियल डिपॉजिट होती है। आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे इस चीज को। तो एलुवियल डिपॉजिट अपने साथ साथ, और अलुवियल डिपॉजिट होती है, और अलुवियल सॉइल यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती है। और अलुवियल सॉइल इज फर्टाइल सॉइल। अलुवियल सॉइल कैसे डिपॉजिट होती है? वो फ्लड वाटर के वो फ्लड वाटर जब अलुवियल सॉइल आती है तो बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पहले डिपॉजिट होते हैं, छोटे पार्टिकल्स आगे जाकर के डिपॉजिट होते हैं। alluvial soil is for a fertile agriculture soil, alluvial soil is fertile soil। सो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत आसानी से हो सकती है और डाइवर्स एग्रीकल्चर हो सकती है। सो सरप्लस हमने प्लोड फील्ड प्लो शेयर की मदद से और इरिगेशन की मदद से एग्रीकल्चर की हमने एग्रीकल्चर में हमने सरप्लस जनरेट किया।
अब ये सरप्लस हम एग्रीकल्चर में ही हम डाइवर्सिफिकेशन भी देखते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कई तरह के क्रॉप्स कई तरह के क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, ग्रेन्स, वीट, राइस, मेज, बार्ले। ग्रेन्स के अलावा हमें अ, कई तरह के पल्सेज भी देखने को मिलते हैं। फिर हमें वेजिटेबल्स भी देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स भी कई तरह के देखने को मिलते हैं। So definitely there was this crop diversification and surplus. So this surplus and diversification was possible because of use of flow share in agriculture and irrigation. That is floodplain irrigation or floodwater irrigation, not canal irrigation. So in this way, agriculture was giving surplus which supported non-food producing society, urban society. And this non-food producing urban society could indulge in other activities which gave in which gave way to diversification of craft and craft and other activities. अच्छा, इरिगेशन में एक और चीज हम देखते हैं कि कहीं कहीं embankments बनाए गए थे। Embankments or were also built, embankments or bunds. So embankments were also built to channel river water। रिवर वाटर को चैनल करने के लिए, मोड़ने के लिए किसी किसी जगहों पे हम एम्बैंकमेंट्स भी देखते हैं। So it also helped in agriculture। एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग या मैरिन रिसोर्सेज के एविडेंसेस हमें या तो उनके बोन्स से देखने को मिलते हैं, या तो उनके बोन्स से हमें देखने को मिलते हैं, या उनकी डिपिक्शन जो उनके सील्स पे उनके डिपिक्शंस हैं, या पेंटिंग्स में जो उनके डिपिक्शंस हैं, उनके थ्रू हमें एनिमल्स के बारे में पता चली है। तो एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री में हमें कई तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स मिले हैं, जैसे कैटल, बफेलो, डॉग्स, गोट्स, शिप। तो कई तरह के हमें डोमेस्टिक एनिमल्स देखने को मिले, और कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले हैं, एंड पॉसिबली दे वर हंटेड फॉर मीट। सो वाइल्ड एनिमल्स में भी हमें डियर, राइनो, एलिफेंट, फिर छोटे छोटे एनिमल्स भी, रैबिट्स, बोर्स, और इस तरह के कुछ एनिमल्स के हमें बोन्स भी मिले हैं, और उनके डिपिक्शन हमें सील्स या पेंटिंग्स में देखने को मिली है। सो दीज वर द एनिमल्स, द fauna species that were there at that time, and their bones and depictions suggest that some of them, yeah, most of them must be hunted or killed for meat consumption, and they must be used for other things also, जैसे sheep, goat, cattle, buffalo। इनसे हमें मीट भी मिलती होगी, दूध भी मिलती होगी, या sheep से हमें वूल भी मिल सकती है। और इनमें से कुछ एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल की तरह यूज की जाते थे,
और कुछ एनिमल्स को पैक एनिमल्स की तरह यूज की जाती थी। पैक ड्रॉट एनिमल का मतलब है कि बड़े वजन को खींचने के लिए, और पैक एनिमल्स का मतलब है कि छोटे छोटे क्वांटिटी में जब पैक में एनिमल्स चलते हैं तो इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। और मैरिन रिसोर्सेज में भी हमें फेस टॉर्ट वाइज इनके डिपिक्शन भी मिले हैं, और इनके स्केल्स या बोन्स भी मिले हैं। तो in this way we can definitely say that Harappan people had a wide subsistence base. And this was the exact same question UPSC asked some years ago. Do you think that Harappan civilization or Harappan people had a wide subsistence base? तो इस चीज को हम आंसर कैसे करेंगे? हम एग्रीकल्चर में उसको डाइवर्सिफिकेशन दिखाएंगे, सरप्लस दिखाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग और मैरिन रिसोर्सेज जहाँ अवेलेबल थी वहाँ पे मैरिन रिसोर्सेज को भी टैप किया जाता था, यूज किया जाता था अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो सब्सिस्टेंस का मतलब बेसिक लाइवलीहुड के लिए जो चाहिए, उसी से सब्सिस्टेंस का मतलब है। लेकिन इसमें हम थोड़ी बहुत हिंट क्राफ्ट एक्टिविटीज और ट्रेड एंड कॉमर्स को एक सब्सिडियरी इकोनॉमी के रूप में दिखाते हुए अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब सब्सिस्टेंस की ही बात की गई है सिर्फ, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये सब्सिस्टेंस वाली क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट हड़प्पन पीपल हैड ए वाइड सब्सिस्टेंस बेस। तो जब सिर्फ सब्सिस्टेंस बेस की बात कही गई है तो हम उसमें क्राफ्ट एक्टिविटीज और ट्रेड को ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करेंगे, उसको बस एक सब्सिडियरी की तरह यूज करते हुए बात को कंक्लूड करेंगे। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमी के बारे में पूछे कि कमेंट ऑन द हड़प्पन इकोनॉमी और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हड़प्पन इकोनॉमी, इस तरह क्वेश्चन 2000 से पहले पूछी जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डिटेल में बताना पड़ेगा क्राफ्ट एक्टिविटीज और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी। तो ये तो हो गई हमारी सब्सिस्टेंस की बात। अब हम आते हैं क्राफ्ट एक्टिविटीज पे।